था। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। किसका भाई? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और इन्वायरमेंट के बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा था और हमने ये भी देखा था कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने से क्या क्या इंपैक्ट जो है वो एक तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। और आज वाले में हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल वे में कैसे एक तरीके से डेवलप करके एनर्जी या रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है। तो हम लोग क्या फोकस करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वैसा डेवलपमेंट जिससे एक तरीके से जो भी रिसोर्सेस हैं वो फ्यूचर को एक तरीके से प्राप्त हो और बिना बर्बाद किए हुए, मतलब फ्यूचर के रिसोर्सेज को बिना बर्बाद किए अगर हम यूज कर रहे हैं, एक होता है ना एक रिसोर्स का यूज कर रहे हैं जिससे आगे चलकर भाई फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो वैसे यूज को हम लोग सस्टेनेबल एक तरीके से क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो आप लोगों को पढ़ाई भी सस्टेनेबल वे में करना है, इस तरीके से करना है कि आज वाला पढ़ा हुआ आपको बाद में याद रहे, नहीं तो भूल जाओगे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो आज हम लोग एक तरीके सबसे पहला व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। याद रखना कि पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता था, ठीक है, अब उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बदल दिया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है। ये 2015 में आया था और जो कि 15 साल के लिए 2030 तक इसे पूरा करने के लिए बोला गया था कि भाई ये 17 गोल्स हैं और वही गोल्स पर सारे नेशंस को काम करना है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए थे। तो याद रखना देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब यूएनसीईडी के कौन है भाई? यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जिसका क्या नाम है भाई? जिसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, कि आज की नीड को पूरा कर पाए, मतलब इस तरीके से सब चीजों को इस्तेमाल करें ताकि आज की नीड प्रेजेंट हो पाए, मतलब पूरा हो पाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। देख रहे हो, मतलब हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को देखते हुए आज की रिसोर्सेज को यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ी को वो रिसोर्सेज प्राप्त हो पाए। ऐसा नहीं कि आज हम सारा पानी आज ही गंदा कर दें, वो लोग आके परेशान हो। आज हम पूरा इन्वायरमेंट गंदा कर दें तो आने वाले, अब हमारे पिताजी ने जिस तरीके से छोड़ा है, ठीक है, इन्वायरमेंट को, या जिस तरीके से हमारे जनरेशन ने छोड़ा, वही हमारा भी यही फर्ज बनता है ना भाई कि हम एक ऐसी खूबसूरत दुनिया अपने आने वाले जनरेशन को भी दे पाए। नहीं तो फिर क्या होगा? वो लोग सफर करेंगे। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स? याद रखना पॉइंट टू पॉइंट। सस्टेनेबल या सस्टेन्ड राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है? आगे बैठिए। तो यहां पर क्या है? दो चीजें। क्या है भाई? यहां पर दो चीजें क्या है? यहां पर देखो, सस्टेनेबल राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब क्या हुआ कि एक लोगों का जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो एक तरीके से क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, और उसके साथ साथ लोगों की वेलफेयर भी बढ़नी चाहिए, मतलब हवा साफ, पानी साफ, अच्छा रोड व्यवस्था अच्छी हो, ये सब सारी चीजें। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि नेचुरल रिसोर्स का अनाप शनाप इस्तेमाल ना करें, उसको जितना नीड है उसके हिसाब से ही हम लोग इस्तेमाल करें। ऐसा ना कि पहाड़ हम लोग खोदे जा रहे हैं जिससे एक तरीके से दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय में। नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब वैसा यूज या वैसा डेवलपमेंट जिससे फ्यूचर जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया भाई? चेक ऑन पॉल्यूशन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आने वाले समय में मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड वॉर तो छोड़ो, वर्ल्ड वॉर क्यों होगा? वर्ल्ड वॉर तो होगा, आधा लोग तो इसी से मर जाएंगे, वर्ल्ड वॉर तो बाद की बात है। तो ये अपने आप में एक इंपैक्टफुल रख सकता है अगर हम लोग इसको चेक एंड बैलेंस करके ना चले, मतलब सस्टेनेबल तरीके से अगर हम लोग को चलना है तो वी हैव टू चेक आर पॉल्यूशन एट एवरी एस्पेक्ट, ताकि हम अपने पॉल्यूशन को कम कर सकें। यहाँ सिर्फ पॉल्यूशन का मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन भी है, नॉइज पॉल्यूशन भी है। इतनी गाड़ियां हो रही है, इसलिए धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको, जैसे आप कनाडा चले जाओ, कनाडा में आप हॉर्न अगर गलती से मार दिए तो आपको उसके ऊपर फाइन लगती है। इसका मतलब हम नॉइज पॉल्यूशन को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो ये सब सारे पॉल्यूशन को एक तरीके से, लैंड पॉल्यूशन जो हो रहा है जिसमें कचरा हम लोग डंप किए जा रहे हैं, लैंड की फर्टिलिटी चली जा रही है, तो वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेस इन अ सस्टेनेबल मैनर। अब स्ट्रैटेजी क्या है भाई? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। बोला जाता है ना
सिंपल सा एक कहावत है कि एक दो लड़का था भाई, एक दोनों लड़के को बोला गया कि ये दोनों पेड़ है, दोनों एक जैसा ही पेड़ था, काटने के लिए बोला गया। एक बंदा जो था कुल्हाड़ी उठाया और काटना शुरू करा, और दूसरा बंदा था वो देखा भाई जो कुल्हाड़ी है वो खुरदुरा है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा शार्प इन कर लेता है। तो उसने पहले आधा घंटा शार्प इन करा और वो आधे घंटे में पेड़ को अगले आधे घंटे में काट दिया, और वो 1.5 घंटे में पूरा पेड़ को काटा। तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, ना कि आपकी पढ़ाई। याद रखना, स्ट्रैटेजिकल स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ स्टडी। सिर्फ स्टडी करने से कोई मोल भाव नहीं होगा, वहां पर दिक्कत परेशानी आएगी आएगी। तो हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे में करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज हम लोग सही तरीके से करें। इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन, ज्यादातर हम लोग थर्मल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स पर एक तरीके से निर्भर करते हैं भाई। बोथ हैव द एडवर्स इंपैक्ट। और देखो दोनों, हाइड्रो पावर हो गया या थर्मल पावर, थर्मल पावर लगभग समय कोयले वगैरह से चलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग ज्यादा हाइडल पावर अपने आप में एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डैम बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे हो, उसके वजह से क्या हो रहा है, आप वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो। तो ये सब सारी चीजों में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब ज्यादातर अगर हमारे देश में देखा जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट पर डिपेंडेंट है। देयरफॉर द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, सच एज सोलर, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ये सब हो गया भाई जिससे पॉल्यूशन एक तरीके से हो रहा है, मतलब एक बार जिसको यूज कर दिया वो गया काम से। जैसे मान लो कोयला, कोयला से एक बार इलेक्ट्रिसिटी निकाल दे, वो कोयला दोबारा फिर से नहीं जन्म लेगा ना, फिर तो आपको अगर लाना है तो वो जमीन को खोद के ही लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया भाई? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी इंकरेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोगों को विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए ज्यादातर, ताकि जो चीजें हैं वो एनर्जी को रिवैम्प किया जा सके उससे, और वो एनर्जी की नीड्स को पूरा किया जा सके, और खास कर इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं जाने का है नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो कार भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लगभग सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत होगी होगी हमेशा। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको पोस्ट पेड देखने को मिलेगा, देखा भी जा रहा है कहीं पर कि पहले आप रिचार्ज कराइए इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसके बाद फिर आपको उतना दिन, जितना दिन आप रिचार्ज कराए हो उतना दिन आपके घर में बिजली रहेगा। आज रिचार्ज खत्म हुआ, आज 12 बजे बिजली कट जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। और ये होने वाला है और हो ही रहा है, बहुत शहर में शुरू भी हो गया। मतलब जैसे आप रिचार्ज कराते हैं ना फोन में, 319 का कराया तो 1 महीने का, तो जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद आपका फोन जाना बंद, तो सेम उसी तरीके से आपका बिजली कट, चाहे आप आधा खाना बना रहे हो या पूरा खाना बना रहे हो, आधा खाना में वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि एक तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? गोबर, दिमाग में गोबर नहीं लाने हैं, गोबर को इकट्ठा करके एक टैंकर में डालो तो उससे गोबर गैस बनेगा एक, और गोबर गैस बहुत ही फ्रूटफुल। और अभी आने वाले समय में देखो बहुत बड़े बड़े जो गौशाला रहते हैं ना जहां पर, वहां पर एक गोबर गैस प्लांट रखा जाता है, और उस गोबर गैस प्लांट के थ्रू गैस जो है उसको एक तरीके से यूज किया जाता है। तो देखो एलपीजी एंड गोबर गैस इन द रूरल एरियाज, गोबर गैस जो है जनरली रूरल एरियाज या वैसे एरिया जहां पर जो पशुएं वगैरह, एनिमल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, खास करके गाय वगैरह, बैल वगैरह, ये सब, ठीक है। एंड रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया जनरली यूज वुड एंड अ डंग केक, ठीक है, उपला जिसको बोलते हैं ना, गोबर का जो उपला होता है जो छठ वगैरह पर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसी से ठेकुआ वगैरह बनता है कि नहीं। एंड अदर बायोमास एज अ फ्यूल, जो कि अदर बायोमास एक तरीके से ठेकुआ नहीं समझता, उससे ठेकुआ बनता है। अरे उसका इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करके भाई यार, तो लकड़ी और उसका इस्तेमाल करके ठेकुआ बनता है। देखो इधर, अब देखो, the practice have a several diverse implications like a deforestation, reduction in the green cover and the air pollution, ठीक है। तो ये सब to rectify the situation, subsidize LPG should be, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसका काव या डंग केक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उपला का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना वगैरह लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह हो रहा है भाई, ठीक है। उससे वजह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काट काट के लकड़ी जला रहे हैं। तो एलपीजी और गोबर गैस प्लांट को ज्यादा से ज्यादा इन्फोर्स करना चाहिए, लगाना चाहिए, कहां पर? गांव में या फिर शहरों में। इसीलिए आप देखते होंगे एलपीजी पर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मत समझ लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाया है, खास करके महिलाओं को
एलपीजी सिलेंडर देने के लिए, ताकि वो लोग जो है वो शिफ्ट हो पाए लकड़ी को जलाने से गैस को जलाने में। उससे क्या होता है, एक तो महिलाओं की हेल्थ ठीक रहती है। पहले क्या होता था, एक महिला दिन भर खाना चूल्हा चौका कर रही है, अब भाई मान लो कि दिन भर में 4 घंटा पे चूल्हा के सामने बैठी हुई है, तो सब धुआं कहाँ आ रहा है, उसके पास ही आ रहा है, अंदर जा रहा है ना। उसकी वजह से बहुत सारी सांसों में बीमारी फैल जाता था, लंग्स वगैरह में बीमारी या फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाता था। तो वो सब सारी चीजें शिफ्ट हुई है कुछ हद तक, और भी सरकार को प्रयास करना चाहिए और सब्सिडी वगैरह जो है वो देना चाहिए इन सब सारी चीजों में। खास करके अगर मान लो कि कोई गोबर गैस प्लांट अगर लगाना चाह रहा है, ठीक है, गोबर गैस प्लांट लगाना चाह रहे तो सब्सिडी दो, क्योंकि भाई इसमें खर्चा है। देखो इस तरीके से टैंकर बनाना होता है लोहा का, फिर एक कुआं टाइप में बनाना होता है, फिर इसका अलग मशीन्स वगैरह आता है, फिर उस मशीन्स में गैस जो होगा उसके लिए अलग सा टैंक, कहां से वो टैंक में जमा होगा, तो वो सब सारा पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए एक तरीके से सरकार को सब्सिडाइज रेट पर जो है प्लांट के लिए पैसा देना चाहिए, लोन, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोबर से निकलने वाला जो वो होता है गैस सड़ा के, क्यों, उसका इस्तेमाल होगा खाना वाना पकाने में, सब चीज में। ले हाँ, गैस वो जैसे एलपीजी है, सेम उसी तरीके से वो भी काम करेगा। वो चीपर होगा क्योंकि हम नेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गैस के रूप में गैस टैंक आ गया, तो वही जो टैंकर रहता है हमारा 14 किलो का, वैसे तो बड़ा टैंकर में आता है ना पहले, फिर उसको फिलअप किया जाता है छोटे छोटे टैंक में, हाँ, उसके बाद वो फिर आता है, ठीक है। तीसरा ये काम कर सकते हैं सीएनजी, आपने सुना ही होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है भाई। अब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इन दिल्ली बोला जा रहा है खास करके, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एज अ फ्यूल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन सिग्निफिकेंटली लोअर्ड द एयर पॉल्यूशन। वहां देखो, अब अभी लोअर कम बेसी होता रहता है, लेकिन वहां पर एक भी गाड़ी ऐसा नहीं है सरकारी वाला खास करके जो डीजल से चल रहा हो, अब सारा एक तरीके से उसको सीएनजी बेस्ड, हाँ, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सीएनजी इसी में शिफ्ट हो रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से हम पोल्यूशन से बच सकते हैं। और बहुत सारे आप देखे होंगे जो कैब वगैरह होता है, ठीक है, वो एक तरीके से सीएनजी से चलते हैं, बहुत सारे गाड़ी भी होते हैं जो सीएनजी से चलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। चौथा क्या कर सकते हैं भाई, विंड पावर, विंड मिल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे एक तरीके से हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए, ठीक है। तो इससे एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है कि नहीं, चौथा ये। पांचवा क्या हो सकता है भाई, सोलर पावर थ्रू अ फोटोवोल्टिक सेल। आपने देखा होगा कि आराम से एक घर रहता है, घर के ऊपर जो है वो आराम से उसने क्या लगा दिया, एक प्लेट, ऐसे से सोलर प्लेट होता है, और सोलर प्लेट कनेक्टेड होता है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आपने उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आपने उतना नहीं किया जितना वो जनरेट किया, तो वो अपने आप ही बिजली विभाग के पास वो इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, तो अपने आप में पैसा कमाने का भी स्रोत है, ठीक है। तो सरकार इस पर एक तरीके से बहुत ध्यान भी दे रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में, जिसको टोटली सोलर बेस्ड गांव बना दिया गया। वहां पर एक भी जो बिजली का तार वगैरह नहीं, सारे घर जो है सोलर वगैरह से चल रहा है। इमरजेंसी के लिए मान लो कि 4 दिन बारिश ही होता चला गया, तो वहां पर इमरजेंसी के लिए वो सब सारी व्यवस्था रखी गई है, लेकिन जनरली जो है वो जो है सोलर पावर का इस्तेमाल, क्योंकि ये ऐसा एनर्जी नेचुरल है ना भाई, ये तो हमेशा रहेगा। हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में जो है लगभग समय आपको लगभग हर दिन जो होगा 365 दिन के 60 दिन हो सकता है कि ना आता हो ये धूप, लेकिन लगभग 300 दिन तो आता ही आता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत फायदेमंद साबित होगा। फिर 6 वन क्या कर सकते हैं, बायो कंपोस्टिंग। मतलब क्या, आपने देखा होगा फार्मर शुड बी इंकरेज टू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जो हम लोग खाद वगैरह व्हाइट वाला, ब्लैक वाला जो खाद इस्तेमाल करते हैं बहुत हानिकारक होता है, किसके लिए, सॉइल के लिए, ठीक है, और उस फसल के लिए भी खराब होता है। फसल के लिए तो ठीक होता है, लेकिन वो हमारे लिए फिर हानिकारक हो जाता है। फॉर द प्रोडक्शन द कैटल शुड बी मेंटेन बिकॉज ऑफ द वेस्ट इज वेरी यूजफुल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। तो कैटल्स वगैरह का जो वेस्ट होगा उसको हम लोग एक तरीके से फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मान लो कि जो सड़ा गला फल सब्जी है उसका भी इस्तेमाल करके हम खाद में उसको, हाँ, वो सब नीम उम के पत्ते वगैरह से एक तरीके से बनाया जाता है, जिसको छिड़काव वगैरह करके ना उससे कीड़ा वगैरह मार सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक तरीका है जिसको जो सरकार को फोकस करना चाहिए। फिर एक और तरीका है, अर्थवर्म जो है कैन बी यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ कंपोस्ट फास्टर देन द नॉर्मल अर्थवर्म केचुआ जानते हो, जो केचुआ होता है, केचुआ बहुत सारे केचुओं का इस्तेमाल करके आप वहां कंपोस्ट वगैरह तैयार कर सकते हो।
मतलब उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने चाहिए। मिनी हाइडल मतलब छोटा छोटा जो पानी, जहां जहां पानी का धार बहुत ज्यादा है वहां एक छोटा प्लांट लगा दिए भाई, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अलग से बना रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा लगा के, जिसकी वजह से पैसा भी जाता है भाई। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, लेकिन आसपास का खतरा भी तो बढ़ जाता है। जैसे टिहरी डैम अगर टूटे तो क्या होगा भाई, वो देहरादून तो खास करके आधा, उधर ऋषिकेश हरिद्वार स्वाहा। तो अपने आप में क्या है कि उसमें खतरा भी आ जाता है, लेकिन जब मिनी हाइडल प्लांट लगाते हैं तो उसमें ज्यादा खतरा नहीं आता, उसको कंट्रोलेबल किया जा सकता है, लेकिन उस हिसाब से उसको सुरक्षा भी दिया जा रहा है भाई। ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स हैव अ स्ट्रीम एवरीवेयर, है ना। माउंटेनियस रीजन में देखते होगे हर जगह स्ट्रीम आता है। आप माउंटेन्स गए होगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, छोटे छोटे नहर वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर हम लोग छोटे छोटे हाइडल पावर लगा सकते हैं और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो माउंटेनियस रीजन, मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सच अ स्ट्रीम टू मूव द स्मॉलर टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कहीं कहीं किया भी गया, आप जाके देखोगे अगर रास्ते में तो दिखता है आपको बहुत जगह कि छोटे छोटे मिनी हाइडल पावर प्लांट्स जो है वो लगाया गया। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ठीक है, ज्यादा एक तरीके से हमें नुकसान भी नहीं दे रहा है। अब देखो एक क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द प्रैक्टिस, की ट्रेडिशनल नॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनली इंडियन पीपल्स हैव अ क्लोज of their environment. If we look back at our agriculture system, healthcare system and housing and transport, we find that all the practice have been environmental friendly. और हमें उस तरीके से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मान लो कि जो पहले गोबर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे लोग खेत में, आज फर्टिलाइजर हो गया, तो भाई गोबर का इस्तेमाल फिर से ज्यादा करना शुरू कर दो। गोबर में कुछ और थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह मिला मिला के, जैसे थोड़ा बहुत कम करके ज्यादा करके और उसका इस्तेमाल करो ताकि वो फर्टिलाइजर के काम करें। तो एक तरीके से हम लोगों को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा उसी प्रैक्टिस में। बायोपेस्ट, जैसे कि आपने बोला बायोपेस्ट, ठीक है, तो बायोपेस्ट एक पेस्ट तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल जो है हम एक तरीके से कर सकते हैं। विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री एंटर्ड इनटू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज करने लगे थे कब भाई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हाँ कि ना, है कि ना, हमने पढ़ा भी था वहां पर। ठीक है, और जिसकी वजह से पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस मोर विच हैड एडवर्स इंपैक्ट ऑन द सॉइल, जो सॉइल पर इंपैक्ट कर रहा था, वाटर बॉडीज पर कर रहा था, मिल्क पर कर रहा था, मीट पर कर रहा था, फिश पर कर रहा था, ये सब सारे। कैसे नहीं, मीट पर अगर मान लो आप फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रहे हो तो उससे पेस्टिसाइड वगैरह दे रहे हो, खाना कौन खा रहा है, तो उससे मीट वगैरह पे असर नहीं पड़ रहा है, सारी चीज पे असर पड़ रहा है, जो भी खाने का चीज है उस पर तो असर पड़ रहा है। और किस पर पड़ रहा है, मिल्क। अगर गाय चारा खाएगी वो जहर वाला या फिर ज्यादा फर्टिलाइजर वाला, तो वो दूध भी तो जहरीला ही देगी। ऐसा तो नहीं कि दूध बड़ा फ्रेश फ्रेश दे रही है, खिला रहे हो कुछ अलग है, सिंपल सी बात है कि नहीं। टू मीट द चैलेंज बेटर मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल शुड बी यूज्ड एंड वन स्टेप इज पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन द प्लांट लाइक अ नीम वगैरह का इस्तेमाल करके उसका घोल या अलग अलग जो जितने भी पदार्थ है उसका इस्तेमाल करके हम एक अच्छा छिड़काव वाला पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग बायो पेस्ट कंट्रोल। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट जिसने करा है ना, जो एग्रीकल्चर में मास्टर्स वगैरह करा है, उसको सारी चीजें पता रहती है। ठीक है, और ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कौन, नाबार्ड वगैरह। ठीक है, आगे देखो मेजर्स टू अचीव, कौन कौन से मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने देखा भाई कि क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है, यहाँ पर कौन सा मेजर्स। अकॉर्डिंग टू हरमन डेले, याद रखना बहुत अच्छे एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीकों को एक तरीके से इनका एक फेमस तरीका है, वो कौन सा है भाई, देखो द फॉलोइंग मेजर्स में पहला बोला गया लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू द लेवल विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने एनवायरनमेंट में जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग रखो। ऐसा नहीं कि भरे जा रहे हैं, पॉपुलेशन जा रहा जाने दो, किसी को 8 बच्चे पैदा करने दो, जिसको 10 बच्चे पैदा करने नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इकोनॉमी को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और एक जगह पर उतने लोगों को ही स्थान दिया जाए जितने लोग एक तरीके से वहां पर अच्छे तरीके से रह पाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट या इनपुट इन एन एफिशिएंट वे एंड नॉट द इनपुट कंज्यूमिंग। मतलब क्या कि जो भी चीजें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, ज्यादा जिसका इस्तेमाल ना किया जा सके। रिन्यूएबल रिसोर्स शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से हम लोग उसको लिमिटेड वे में रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसको इस्तेमाल कर सके। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रेट ऑफ डिप्लेशन शुड नॉट बी एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन, कि जितना क्रिएट, कोयला अगर मान लो 20 kg
अगर एक दिन में कोयला निकल रहा है तो आप 20 केजी ही एक तरीके से जलाइए, उससे ज्यादा मत जलाइए। अगर आप निकाल उतना ही पा रहे हैं तो आप जलाइए भी उतना। ऐसा ना हो कि स्टॉक में से निकाल निकाल के आप उसको जबरदस्ती खोदे जा रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। इनएफिशिएंट अराइजिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन शुड बी करेक्टेड, पोल्यूशन शुड बी जो है कंट्रोल्ड एंड शुड बी मैनेज्ड वेल बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से बोली गई किनके द्वारा, दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। अब ये आपका इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज कल से, और बिजनेस स्टडीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे लास्ट चैप्टर होगा, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।